हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। दिस इज स्पेशल मैराथन क्लास ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं ऐसा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में मोस्टली टॉपिक सेम है। लगभग 70% के आसपास सिलेबस सेम है, कुछ 10-20% सिलेबस अलग है दोनों का। तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो एटलीस्ट आप दोनों लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये दोनों कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको इस क्लास, इस पर्टिकुलर एक सिंगल क्लास से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 20 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, 20+ क्वेश्चन, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो ऑल 10 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक है, सिर्फ उन्हीं को मैं कवर करने वाला हूँ। सो यहाँ से 20 टॉपिक ऐसे आपको मिलेंगे जो कि 100% एग्जाम में आने ही आने हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अभी, मुझे 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है कि हर बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज की इस क्लास में कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर, बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए हुए। इसके अलावा आप लोग, और इसके अलावा गाइज, आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऑल 10 यूनिट्स के जो टॉपिक उनको कवर कर सकूं। सो ये लास्ट में एक तरीके से आपके लिए कैप्सूल की जैसे काम करेगी ये वाली वीडियो। सो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी मैराथन ले रखी है आप सभी के लिए, जो कि 100% श्योर टॉपिक्स है। ये 4 घंटे की मैराथन है, इससे भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ऐसा है स्टूडेंट्स का कहना है। सो ये क्लास भी आप देख लीजिए, अभी तक आपने नहीं देखी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और अगर आप यूजीसी ने दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो विनर बैच 3.0 हमने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आपको एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं, आपको सभी कोर्सेज की ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलिंगुअल। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ये जो कोर्सेज इनको इनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आज आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल रहा है, बिकॉज आज मेरा बर्थडे था, आज 31 अगस्त है। तो इस वजह से आप सभी को सिर्फ और सिर्फ आज के लिए एक दिन का ऑफर है। 31 अगस्त के बाद अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये ऑफर एक्सपायर हो चुका होगा। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है, फ्लैट 1000। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली आपकी 1000 से रिड्यूस हो जाएगी। सो ये जो ऑफर है वो भी आज रात तक के लिए ही अवेलेबल है। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स आती हैं। गाइस, कन्वेंशनल की बात करें तो इसका मतलब है कि पुराने जमाने की, इसको हिंदी में कहते हैं पारंपरिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? परंपरागत जो होता है ना, परंपरागत बोलते हैं, मतलब जो लंबे टाइम से, पुराने टाइम से यूज होती हुई आ रही है, ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से जानते हैं जिनको हम। और नेक्स्ट होती है साइंटिफिक टेक्निक्स, जो मतलब अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनको बाद में ईजाद किया गया, बाद में इनोवेट किया गया। तो चलिए समझते हैं कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन्वॉल्व यूजिंग कंपनी फंड्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट। अब तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, मैं आपको समझाता हूँ आम भाषा में कि होता क्या है। देखो, यहाँ पर नाम एक वर्ड आ रहा है बजट। बजटिंग का मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया बजट। अब अगर हम बात करें बजट की तो देखो बजट होता क्या है। बजट हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि भाई इनकम हमारी कितनी है और उस इनकम को हम खर्च कहाँ पे करेंगे, यही तो बजट होता है। हम कहते हैं कि हमारे बजट में नहीं है, हमको सामान लेने जाते हैं, सामान मार्केट में लेने जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे बजट में नहीं है। तो हम वहाँ पे क्या कह रहे होते हैं? हम वहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि जितनी हमारी इनकम है उतना हम एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा बजट नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे सामान। तो ये बहुत आम भाषा में आप लोग, हम लोग यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग हम समझ नहीं पाते। तो वहाँ पे यही बात बोली जा रही होती है कि जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो उसके अकॉर्डिंग हम सामान परचेज नहीं कर पाएंगे मार्केट में, इसलिए मना कर देते हैं कि हमारा बजट नहीं है। तो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो, दिस इज योर इनकम, और एक्सपेंडिचर जो है आप प्लान कर लोगे, महीने के पहले ही प्लान हो जाता है महीने की स्टार्टिंग में कि भाई 10,000 रुपये हमारे बच्चे की फीस जानी है स्कूल की, 10,000 रुपये फ्लैट का रेंट जाना है, और 10,000 रुपये हमारे खाने पीने का जो सामान आएगा घर का वो हो जाएगा। तो 30,000 रुपये इस तरीके से प्लान हो जाएंगे, बाकी जो 70,000 बचेंगे उसको हम सेव कर लेंगे, सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। तो गाइज ये क्या है? दिस इज द एक्सपेंडिचर जो कि आप अभी आपने प्लान कर लिया कि आप इस तरीके से पैसों को किस किस तरीके से इनको आउटफ्लो होने वाला है आपके घर से।
सो इसी को हम बजट कहते हैं, मतलब इनकम और आपके एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर कैपिटल बजटिंग का मतलब ये हो गया सिंपल टर्म्स में कि जो कंपनी के पास जितना कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वो फंड जो कंपनी यूज करने वाली है अपना बिजनेस करने में, उसी को तो कैपिटल कहते हैं हम। तो जितना सपोज करो कंपनी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो कंपनी इस 10 लाख रुपए का कहाँ यूज करेगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप ये बोलोगे कि सर जो मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है उसी में 10 लाख रुपए लगाएगी कंपनी। लेकिन अगर कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट आते हैं, दो अपॉर्चुनिटी आती हैं, एक में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 15 लाख का रिटर्न मिलेगा, एक में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा और 14 लाख का रिटर्न मिलेगा, और दोनों का जो टाइम पीरियड है 6 मंथ इसका है, 6 का भी 6 मंथ है, तो आप बताओ कौन सा चूज करोगे। तो ऑब्वियसली बात है हर कोई पर्सन जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट चूज करेगा, प्रोजेक्ट ए जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इसी को कहेंगे हम कैपिटल बजटिंग, कि भाई जितनी हमारी इनकम है, मतलब जितने हमारे पास पैसे हैं, उसको ध्यान में रख करके हम कहाँ पे खर्च करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जैसे हम घर में करते हैं ना अपने, कि जितनी हमारी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर करते हैं, और एक्सपेंडिचर इस तरीके से करते हैं कि हमारे बजट में हो और प्लस हमें सबसे ज्यादा एडवांटेज मिले उस खर्चे से। तो बस बिजनेस में भी यही होता है कि जो हमारे पास कैपिटल होता है उस कैपिटल को हम इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से हमें हाईएस्ट रिटर्न जो है प्राप्त हो और विद मिनिमम टाइम। तो ये जो चीजें हैं हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, इस तरीके से जो कंपनी के पास अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको सिलेक्ट करने की, प्रोजेक्ट को चूज करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए इन प्रोजेक्ट को हम चूज करते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा खराब है, और कंपनी फिर उसके बाद जो बेटर होता है उसको चूज कर लेती है। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं इसमें आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक में पेबैक पीरियड आ गया, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया। मॉडर्न में आपकी काफी सारी टेक्निक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम एनपीवी कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आईआरआर के नाम से भी जानते हैं। देन आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसको हम एमआईआरआर के नाम से जानते हैं। और आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है जिसको हम पीआई के नाम से जानते हैं, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। पेबैक पीरियड को हम पेबैक पीरियड ही बोलते हैं, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को एआरआर बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एआरआर। ठीक है। सो इस नाम से इसको हम जानते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इन सभी टेक्निक्स को एक करके। अच्छा, इनका नाम याद कर लेंगे, एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि डिस्काउंट, इसको हम मॉडर्न टेक्निक को डिस्काउंटिंग टेक्निक भी कहते हैं और साइंटिफिक टेक्निक भी कहते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक या फिर साइंटिफिक टेक्निक बोलेंगे तो एक ही बात है, इन्हीं की बात हो रही है। और ट्रेडिशनल टेक्निक बोला जाए या बोला जाए नॉन डिस्काउंटिंग, क्या बोला जाए? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि इसमें आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने पढ़ा था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि इन टेक्निक में आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट, नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हो, इसमें कंसिडर करते हो। इस वजह से इसमें हम फाइनेंस वाली जो टेबल होती है ना, उस टेबल का यूज करते हैं हम, तो इसीलिए इसको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये जो चीजें आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि आपको बोल देंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एआरआर, बताइए कौन सी टेक्निक है, ये डिस्काउंटिंग है या नॉन डिस्काउंटिंग है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक कौन कौन सी है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर हिंदी में भी डाल दिया, अगर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो चीज़ यहाँ पर मैंने ग्राफ इस तरीके से टेबल में लिखी हुई है, इसको मैंने इस तरीके से लिख करके भी दिखा दिया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो दो हैं, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। साइंटिफिक मेथड है आपका एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर। ठीक है, तो चलिए इन सभी टेक्निक को पढ़ते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सो गाइस पहले हम डिस्कस करेंगे पेबैक पीरियड। देखो, इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, जनरली ऐसे होता है। तो आपके एग्जाम में जब बनेंगे क्वेश्चन इस तरह के, तो यहाँ पर कोई ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन है। अब आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे नहीं, अगर करोगे तो फिर उस केस में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते थे, बट जनरली अभी क्या है कि आप लोग जनरल आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर आपको, और अगर थियोरेटिकल, वैसे थियोरेटिकल बनते नहीं है, बट अगर थियोरेटिकल बनेंगे भी कभी इन फ्यूचर, तो आप तब भी आंसर कर पाएंगे। अगर आपने टेक्निक को समझ लिया तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस टेक्निक समझ लो, इतना इनफ है। टेक्निक समझ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाम से पता चला है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब है कि हम जितना हमारा इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हुआ था, मतलब जितने पैसे हमने लगाए थे, उसका पेबैक कितने टाइम पीरियड में होगा, इसी को हम पेबैक पीरियड कहते हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए,
किसी इन्वेस्टमेंट में। फर्स्ट ईयर का मुझे रिटर्न मिला 1 लाख, नेक्स्ट ईयर का रिटर्न मिला मुझे 2 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर का रिटर्न मिला मुझे 3 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर का मुझे मिला 2 लाख। बस 4 साल का प्रोजेक्ट था, इस तरीके से मुझे रिटर्न मिला। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 लाख का मुझे रिटर्न मिला, 5 लाख मैंने लगाए थे, मतलब 3 लाख का फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन पे बैक पीरियड मेथड ये कहता है कि भाई सबसे पहले हमें अपने इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट को वापस लाना है। तो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट जो है वो कितने टाइम पीरियड में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 1 साल तो ये हो गया, पहले साल में 1 लाख मिला, फिर 2 लाख मिला, तो 3 लाख हो गए टोटल, और अगले साल में 3 लाख मिला, 3 3 6, 6 लाख हो गए। तो यहाँ पर जैसे आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो ना, थर्ड ईयर में एंटर करते ही आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ चुका है। 5 लाख जो आपने जेब से लगाए थे वो वापस आ चुके हैं, 3 साल पूरे होते ही। अब जो नेक्स्ट 2 साल है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर भी थर्ड ईयर में भी 1 लाख और प्लस नेक्स्ट ईयर का 2 लाख, ये आपका प्रॉफिट वाला अमाउंट है 3 लाख का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पे बैक पीरियड की, कि भाई कितने टाइम पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। तो यहाँ पर इस बात पे फोकस किया जाता है। It popularly emphasizes on the cash inflow, economic life of the project, and the investment made in the project with no consideration, no time value of money. तो टाइम वैल्यू मनी पे ध्यान ना दे करके हम केवल किस पे ध्यान देते हैं, टाइम पीरियड पे ध्यान देते हैं। हम प्योरली ध्यान देंगे कैश इनफ्लो पे, कि कितने टाइम पीरियड में कैश इनफ्लो हो रहा है। इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे, ठीक है। थ्रू दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ अ प्रपोजल इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विद सिंपल कैलकुलेशन। सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी डन विद रिजल्ट विल help to gauge the risk involved. However, it is a method is based on the thumb rule. It does not consider the importance of time value of money and so the relevant dimension of the profitability. तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए इतना अच्छा मेथड इसको नहीं माना जाता है, कंपनियां इसको इतना यूज भी नहीं करती हैं। पे बैक पीरियड की अगर हम बात करें तो निकाला कैसे जाता है, कैश आउटले मतलब हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो अमाउंट ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एनुअल कैश इनफ्लो से, तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल चलो और लेके आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट करी, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, दिस वाज योर इन्वेस्टमेंट। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है अगले 7 साल तक चलने वाली है, 7 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है, और आपको हर साल 1-1 लाख रुपए का क्या मिलेगा, हर साल 1-1 लाख रुपए का आपको इनफ्लो मिल रहा है, मतलब पैसे मिलते रहेंगे आपको 1-1 लाख रुपए। तो 7 साल तक चलेगा, मतलब 7 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख की, 7 लाख का रिटर्न मिलेगा, मतलब 2 लाख का आपको फायदा हो रहा है। अब अगर हम निकालना चाहें पे बैक पीरियड तो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी 5 लाख की है, तो ऊपर हम पुट कर देंगे 5 लाख, डिवाइड कर देंगे एनुअल कैश इनफ्लो से। तो एनुअली हमें कितना मिल रहा है, हमें 1 लाख रुपए मिल रहा है एनुअली, तो हम 1 लाख से कर देंगे डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 ईयर के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो वापस आ जाएगी आपके पास। दैट इज योर पे बैक पीरियड इज 5 ईयर्स। इस तरीके से हम करते हैं। अब कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी अगर 4 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को वापस चाहती है तो ऐसे में ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कंपनी अगर चाहती है कि 5 साल भी ओके है, 6 साल भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 साल में भी आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट वापसी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में जो है यहाँ पर ये वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि कंपनी के लिए क्या वो टाइम पीरियड सुटेबल है। अगर टाइम पीरियड सुटेबल है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये एक छोटा सा मेथड था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कंपनियां इसको इतना यूज भी नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर मेथड ये वाला भी नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम दिस मेथड हेल्प्स टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि पे बैक पीरियड पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट परसेंटेज पे ध्यान देंगे कि हमें कितने % का रिटर्न मिल रहा है। The rate of return is expressed as a percentage of the earnings of the investment in a particular project. It works on the criteria that only project having ARR higher than the minimum rate established by the management will be considered and those below the predetermined rate are rejected. तो सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर कंपनी चाहती है कि 10% का रिटर्न मिले और अगर इन्वेस्टमेंट करने पे किसी प्रोजेक्ट में उसको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो ऐसे में एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर उसी प्रोजेक्ट में उसको 8% का रिटर्न मिल रहा है जबकि कंपनी 10% चाहती थी तो उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग अ बेटर मींस ऑफ कंपैरिजन। इट आल्सो इंश्योर्स कंपनसेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट अर्निंग्स। तो यहाँ पर गाइस बात करी जा रही है नेट अर्निंग्स की, कि आपकी अर्निंग कितनी है, उसी प्रॉफिट को आप ऊपर रखोगे, इन्वेस्टमेंट नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, और यहाँ पर पूरे टाइम पीरियड पे ध्यान दिया जाएगा, कितनी भी लाइफ हो डजेंट मैटर। However, this method also ignore time value of money and does not consider the length of the life of the project. Also, it is not consistent with the
फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और ना ही ध्यान दिया जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे। तो इसलिए इस मेथड को इतना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, फॉर्मूला हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो ऊपर, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। और एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में एवरेज इन्वेस्टमेंट गिवन है तो वो डालेंगे। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए कंपनी ने लगा दिए, तो उसको यहाँ पर पुट किया जाएगा। बट अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि पहले साल में कंपनी 5 लाख देती है, अगले साल में कंपनी दोबारा से 5 लाख रुपए दे देती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर पता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पर जो है आपको गिवन क्या है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है फिर तो उसी अमाउंट को पुट कर देंगे, और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो फिर उस केस में हम यहाँ पर जो है एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो वैसे मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने के काफ़ी कम चांस रहते हैं यहाँ से, तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल चलो दे देता हूँ, हाथ लगे हाथ। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि कंपनी को जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए का हो रहा है, ठीक है, और कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख रुपए की। कंपनी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो 100% से कर दो डिवाइड, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये आपका हो गया कितना, 2 2 जा 4, 40%, तो 40% कंपनी को फायदा हो रहा है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसमें डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज। अब ये जितने भी मेथड्स हैं इसके अंदर, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, और इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पहला मेथड इसके अंदर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और काफी ज्यादा यूज होने वाला मेथड ये, बिकॉज यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले जो मेथड है, सभी मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, और इसीलिए सभी मेथड आपके साइंटिफिक मेथड है, सारे के सारे मेथड आपके मॉडर्न मेथड कहलाते हैं, जो आपने ऊपर चार्ट में देखा था। सो इन दिस टेक्निक द कैश इनफ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इज डिस्काउंटेड एट पर्टिकुलर रेट। तो यहाँ पर एक रेट के अकॉर्डिंग डिस्काउंटेड किया जाता है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान देंगे हम। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो आर कंपेयर टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज पॉजिटिव देन इट इज एक्सपेक्टेड और अदरवाइज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर जो अगर आपका पॉजिटिव निकल के आती है वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद, तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। दिस मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ऑफ द ओनर। ये एक्चुअल में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है। जैसे एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जांपल ले लेता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको, जैसे सपोज करो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा, दिस इज योर आउटफ्लो। ये आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे माइनस का 5 लाख, और यहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है 6 लाख रुपए का आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो एक आम इंसान क्या सोचेगा, आम इंसान सोचेगा कि चलो 1 लाख का फायदा हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड में प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इसमें बोला गया कि डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ डिस्काउंटेड करते हो। तो जो 6 लाख रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद, इसको हम डिस्काउंट करेंगे। सपोज करो 10% के रेट से मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। 3 साल के हिसाब से 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए का निकाला जाएगा। तो अगर हम इसको डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। अब गाइज यहाँ पर जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इस तरीके से निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर 10% के अकॉर्डिंग 3 ईयर का, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर मैं बात करूँ, तो सपोज करो एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ कि जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 4,80,000, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 लाख की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4,80,000 जो आपका इनफ्लो हुआ है एक्चुअल में, उसमें से माइनस कर दोगे 5 लाख, तो कितना नुकसान हो गया, 20,000 का कंपनी को नुकसान हो गया। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो नॉमिनल टर्म्स में आपको रिटर्न मिल रहा है 6 लाख का, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें 6 लाख को डिस्काउंटेड करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि 3 साल बाद जो 6 लाख मिलेगा उसकी आज एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब जाकर के इस जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई किया जाएगा, और देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अब गाइज यहाँ पर ये फॉर्मूला है, आप याद रखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। जो भी आपका इनफ्लो हुआ है उसको हम डिस्काउंटेड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें माइनस कर देंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर माइनस करने के बाद अगर प्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू आती है
तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आपने सभी मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बस इतना याद रखिए। अब गाइज यहाँ पर अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला ना, दिस इज द फॉर्मूला एनपीवी का, ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको जैसे करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा एनपीवी। और एनपीवी का अगर इसका डिसीजन रूल क्या होता है कि अगर यहाँ पर इसको करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सपोज करो दो प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ गए, ए भी पॉजिटिव आ गया, बी भी पॉजिटिव आ गया, तो जो हाईएस्ट जिसकी वैल्यू होगी, जैसे ए की 5000 की वैल्यू है और बी के 6000 की वैल्यू है, तो बी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो पॉजिटिव में जिसकी बड़ी वैल्यू होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से इसको करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड गाइस जिसमें आता है आपका आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, एक लाइन इंपॉर्टेंट, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पहले लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। आईआरआर क्या होता है, दिस इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज जीरो। यहाँ पर उस रेट, आईआरआर जो होता है आपका वो रेट होता है जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो गाइज इस चीज को आप याद रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है कि जो आईआरआर रेट होता है उस पे आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इस यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना एनपीवी, हमारी जो एक्सपेक्टेड हमारा जो रिटर्न है वो 10% है, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और जो यहां से आपका ये जो क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट है ना, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वहां का रिटर्न भी आपका 10% मिल रहा है आपको। 10% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो 10% था, दैट वाज माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये मुझे पता नहीं है पहले से, ये मुझे निकालना होता है, इस मेथड में ये होता है। तो यहां पर निकालने के लिए इस जीरो का यूज करते हैं कि इस जीरो हमें इस 10% जो कि हमें रिटर्न मिलने वाला है इसमें कंपेयर किया जाएगा जीरो के साथ। तो मतलब इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि जब दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर जीरो आना चाहिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज करो अगर कम प्रोजेक्ट से हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस करने पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इससे ज्यादा अगर मुझे रिटर्न मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, इससे कम रिटर्न मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो 10 इसीलिए जीरो यहां पर होती है कि भाई इससे ज्यादा का मतलब हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। भाई जीरो के बाद तो पॉजिटिव होता है ना, +1 +2 +3 करके, तो इसलिए यहां पर जीरो पे फोकस किया जाता है कि इससे ऊपर की वैल्यू होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इससे नीचे की वैल्यू होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब ये जो वैल्यू जो कि जीरो पे हमें लेके जाएगी, दैट इज आईआरआर, दैट इज आईआरआर। ठीक है, तो आईआरआर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से या तो ज्यादा हो, ठीक है, जैसे 10% हमारी कंपनी चाहती है कि हम 12% कमाएं और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है 10%, तो मतलब ये कंपनी जो है इसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि कंपनी 12% कमाना चाहती है। तो बस ये सिंपल सा फंडा है, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, आपको यहाँ पर पढ़ के समझाता हूँ। द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, दिस मेथड आल्सो कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर सेम बात की जा रही है एनपीवी वाली, जो हमने ऊपर पढ़ा ना एनपीवी। तो एक ये बात मान लो कि भाई एनपीवी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एनपीवी ही की बात की जा रही है और उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है और इसको बेटर माना जाता है। याद रखना कि एनपीवी के कंपैरिजन में आईआरआर को कई बार बेटर मानते, कई बार कई कंपनियां जो है एनपीवी को बेटर मानती हैं, तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज करना चाहते हैं। इट ट्राइज टू अराइव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच फंड इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट कुड बी रीपेड आउट ऑफ द कैश इनफ्लो, हाउएवर कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर इज अ टेडियस टास्क। थोड़ा सा मतलब टफ होता है आईआरआर को कैलकुलेट करना, आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी। So it is called the internal rate because it depends on solely on the outlay and proceed associated with the project and not any rate determined outside the investment। तो यहाँ पर completely investment में कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका आईआरआर क्या निकल के आएगा। याद रखना जो कंपनी का इनफ्लो है और कंपनी का जो आउटफ्लो है उसको माइनस करने पे हमेशा जीरो आना चाहिए, जीरो आएगा तभी जो है उस रेट को कंसिडर किया जाएगा कि वो आपका आईआरआर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेट क्या है, दिस इज रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ है ना, आर, दिस इज द रेट।
तो यही तो रेट हमें पता करना है, जिस रेट पे आपको माइनस करने पे दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसी रेट को हम पता करेंगे और यही रेट आपका IRR हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है। वैसे इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ज्यादातर जनरली क्वेश्चन देखो यहीं से बनता है, ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो आपका IRR है वो आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो इन्वेस्टमेंट पे 0 होती है, तो ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है। कई बार फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। इसके अलावा इसके डिसीजन मेथड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो डिसीजन मेथड आप याद रखिए कि डिसीजन रूल क्या होते हैं। सो IRR इज ग्रेटर देन वॉक, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। अगर IRR ज्यादा है हमारे जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे सपोज करो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो ऐसे में प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। IRR अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक्सेप्ट, और कम है तो रिजेक्ट। ये आपका यहाँ पर एक डिसीजन रूल रहता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी वाले बच्चों पढ़ लेना एक बार यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और MIRR। पहले मैं आपको MIRR समझा देता हूँ बिकॉज हमने IRR ऊपर डिस्कस किया है। जो MIRR है ये सिर्फ IRR के जैसा ही होता है, बस इसमें एक बात अलग होती है, दैट इज की मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इसमें री इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो उसी रेट पे किया जाता है जिस रेट पे एट प्रेजेंट मार्केट में आपको रिक्वायर्ड रेट रहता है। तो मैं इसको बता देता हूँ, द मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉमनली डिनोट्स एज MIRR इज फाइनेंशियल मेजर that helps to determine the attractiveness of an investment and that can be used to compare different investment. Essentially, the modified internal rate of return is a modification of the internal rate of return formula which resolves some issues associated with the financial measure. तो ये IRR का एक आपका एक्सटेंडेड वर्जन है और उसके जैसा ही लगभग। अब इसमें क्या अलग है ये समझ लेते हैं। MIRR of a project is higher than its expected return and investment is considered to be attractive. अगर MIRR ज्यादा है हायर देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे 10 कंपनी 10% का रिटर्न चाहती है और MIRR है 15% का, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। कन्वर्सली इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट इफ इट्स MIRR इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सिंपल सी बात है कि अगर वही जो डिसीजन रूल है कि भाई कंपनी को चाहिए 10% का रिटर्न और MIRR है आपका 8%, तो फिर रिजेक्ट कर दो ना, मत करो एक्सेप्ट। MIRR provides a more realistic picture of the return on the investment project related to the standard IRR. MIRR is commonly lower than the IRR. तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि जो MIRR होता है वो जनरली आपका IRR से भी कम, उसकी छोटी वैल्यू कम आती है। तो ये कुछ फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखने का। इस फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देंगे कि चलो इस 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया, वैल्यू भरी पड़ी उसके अंदर, उसमें आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होता, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपके फैक्ट क्लियर है, आपको पता है कि भाई इस तरीके से होता है कि MIRR की वैल्यू जो होती है IRR से कम रहती है, MIRR को सुपीरियर मेथड माना जाता है IRR के कंपैरिजन में, तो इस तरीके से क्योंकि ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दे पाता है ये। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अगर बनेगा तो। ये आपका फॉर्मूला होता है यार, समझ लीजिए इसको। यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की, कितने साल का प्रोजेक्ट है। FVCF का मतलब होता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे, जो भी हमें रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो भी हम उसको आउटफ्लो दे रहे हैं -1 कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, MIRR के रेट निकल के आ जाएगा। FVCF का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू पॉजिटिव कैश फ्लो, और PVCF का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप फिलहाल इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको पता है, इसको पढ़ लेना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं मैंने समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार फटाफट से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स खत्म करते हैं, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमने एनपीवी डिस्कस किया था ना, ये सेम उसके जैसे ही है। एनपीवी में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं उसमें, एनपीवी वाले मेथड में बताता हूं हम क्या करते हैं। हम इनफ्लो जो हमें मिलता है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो हमारा आउटफ्लो होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस करते हैं। पॉजिटिव होता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, जो भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू होती है इनफ्लो की उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है आउटफ्लो की उसको हम नीचे रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, और अगर कम आती है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब 1 से ज्यादा का मतलब है कि सपोज करो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, और 5 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्ट करे तो जो
आपको मिलने वाला है पैसा, दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज द कॉस्ट, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है आपकी। और जो आउटफ्लो हुआ है, मतलब जो इनफ्लो हुआ है, जो कंपनी का क्या इनफ्लो मिलेगा, सपोज करो 5,50,000 मिल रहा है, तो 5,50,000 ऊपर पुट करेंगे हम, नीचे पुट करेंगे 5 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे, 3 0 खत्म, फिर उसके बाद 0 से 0 खत्म, और ये हो जाएगा कितना 1.05 समथिंग, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी इसका मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो बस अब देखो कहने का मतलब वही है, इसको बस उसी बात को घुमा के कहा जा रहा है। एनपीवी और इस मेथड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लगभग एक ही बात तो हो गई ना भाई। वहां पे क्या होता था कि हम प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देते थे इनफ्लो की आउटफ्लो के साथ, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती थी तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे। यहाँ पे भी तो वही बोला जा रहा है, ऊपर हम पुट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लो हुआ है, नीचे कर देंगे हम आउटफ्लो को। जब डिवाइड करोगे तो अगर वो 1 से ज्यादा वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है आपको, और 1 से कम वैल्यू आती है, जैसे ऊपर 4,80,000 है जो हमारा हमें मिलेगा एक्चुअल, जो हमारा रियल इनफ्लो है, और 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्यों करेंगे ना ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका कम है और आपका इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपकी और इनफ्लो कम है आपका। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगी, तो ऐसे में जो प्रॉब्लम है आपके साथ हो जाएगी, तो फिर ऐसे में कंपनी जो है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसका एक्सेप्टेंस रूल यही होता है कि भाई 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिए आप लोग, ये एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें पढ़ लो, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लो बस, दैट्स इट। इस वाले मेथड से ज्यादातर बस यही क्वेश्चन बनते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखो फाइनली मैं बता दूं कि पहला काम आपको तो यही करना है कि इन मेथड को याद कर लो कि कौन से मेथड आपके ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, कौन से मेथड आपके मॉडर्न वाले में आते हैं। और फिर मॉडर्न वाले मेथड जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो इनके आप फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। मैं बता दूं क्या करना है, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले क्या है, प्लस जो फैक्ट बेस्ड चीजें उनको याद कर लो कि कौन किससे बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस तरीके से। तो अगर इतना भी कर लोगे तो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं कि जो नया पार्टनर आएगा वो किस रेशियो पे आ रहा है, किस पार्ट पे आ रहा है, आई मीन प्रॉफिट कितना उसको मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस होते हैं कि वो न्यू रेशियो जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। कई बार क्या होता है कि वो एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से, कई बार वो गुडविल लेकर के आता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो निकालना पड़ता है। तो अलग अलग केसेस होते हैं, बट मैं क्योंकि आपको बताया कि लास्ट मिनट वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं एक सिंगल केस करवाऊंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नाउ दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए का, बी का और सी का। तो तीनों का मिलाकर के आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है तीनों का बनेगा। तो ऐसे देखो सिंपल से क्वेश्चन है, करना है क्या है कि टोटल प्रॉफिट को हम 1 लेट कर लेंगे, और जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर सपोज करो एक प्रॉफिट हम 1 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 1/3 चला जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो 1/3 चला गया। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो जो प्रॉफिट बचा है 2/3, इसको बांट लेंगे पुराने वाले पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जो 2/3 ये बच गया है प्रॉफिट, इसको पुराने वाले पार्टनर कैसे बांटेंगे, जो ए है उसका यहाँ पर कितना हिस्सा है, 3/5, याद है, क्योंकि 3 है ए का और 3 + 2 दोनों को ऐड कर देते हैं ना हम लोग, तो 3/5 हो गया। ऐसे बी का करेंगे हम, इसका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट बचा है 2/3, आप यहाँ पे देख सकते हो 2/3 जो है वो ए ले लेगा 2/3 का 3/5 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो बी है वो 2/3 का जो प्रॉफिट है ये ले लेगा किस रेशियो में, अपने पुराने रेशियो में 2/5 करके, है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6/15, ये हो गया 4/15। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो ये ए और बी का निकल चुका है प्रॉफिट शेयरिंग। अब इसमें हम सी का और निकाल देंगे। सी जो 1/3 के लिए आ रहा था, एग्जाम क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 1/3 के लिए आ रहा है, बट क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, आप देखेंगे जो ए और बी का डिनोमिनेटर है वो 15-15 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1/3 है, सॉरी 3 है। तो मतलब क्योंकि इसका प्रॉफिट ही 1/3 था, तो इसको हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नीचे डिनोमिनेटर वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15 हो गया। तो इस तरीके से जो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा 6, 4 और 5।
इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है यूजीसी नेट में और दोबारा से आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, आपकी रिवीजन क्लास के तरीके से आप इसको देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो हम नहीं जाएंगे। वैसे मैं बता दूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि और भी केसेस होते हैं, 4-5 केसेस होते हैं, तो मैं सारे केसेस नहीं समझाऊंगा, जो केवल लास्ट मिनट पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन चीजों को मैं कवर करवा रहा हूँ। गाइस देखिए, इसके अलावा पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्राइस स्कीमिंग पे बनता है, प्रीमियम प्राइसिंग भी बनता है। ये जो प्राइसिंग होती है मार्केटिंग में भी यूज होती है और इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है। तो गाइस देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब इनिशियली स्टेट आप मार्केट में एंटर करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग में मार्केट में एंटर कर रहे होते हो तो आप कम प्राइस रखते हो अपने प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। तो लो प्राइस होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। उसके बाद आप उसको बढ़ा देते हो धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली बढ़ जाता है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हो मार्केट में, तो स्टार्टिंग में आप लो प्राइस रखते हो, बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई खाना, जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर की मलाई खाते हो ना आप, तो मजा ही आ जाता है। तो इसमें क्या है कि मार्केट में आप अकेले हो या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आओ जिसमें कोई दूसरा नहीं है, तो ऐसे में इनिशियली क्या करोगे, आप हाई प्राइस रखोगे, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है उस सामान का। हाई प्राइस पे आपका सामान बिक जाएगा इजीली। और इसके अलावा और यहाँ पर बाद में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब बाद में रिड्यूस क्यों करना पड़ता है हमें प्राइस को, क्योंकि जब आपको देखेंगे कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर जब आपको देखा जाएगा कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर बाकी लोग भी देखेंगे, अच्छा ये मलाई खा रहा है, चलो हम भी मार्केट में चलते हैं। तो मतलब कहने का कि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाएंगे आपके जैसा प्रोडक्ट लेकर के, और फिर आपके हाई प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं हम लोग फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और बाद में उसको रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, क्योंकि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में फिर आ जाते हैं। फिर प्रीमियम प्राइसिंग होती है, इसमें क्या होता है, हम हाई क्वालिटी सामान को हाई प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि लग्जरी सामान होता है। जैसे आप देखेंगे मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, तो एप्पल आईफोन हो गया, तो ये क्या है, हाई क्वालिटी सामान इनको कंसिडर किया जाता है, लग्जरी सामान माना जाता है, इस वजह से इनका हाई प्राइस भी चार्ज किया जाता है। भले ही उसकी कॉस्ट अगर $100 बनी है बनाने में, तब भी उसका $1000 चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, एक एक लोगों के मन में जो है एक इमेज बन गई कि यहाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, और इस वजह से उसको हाई प्राइस भी लोग इजीली पे कर देते हैं। तो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं लोग। अगर हम बात करें लग्जरी, ज्यादातर लग्जरी सामान के साथ ही ऐसा होता है, हाई क्वालिटी सामान के साथ ऐसा होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। तो गाइस देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 का था, 1986 में बनाया गया था। इसको बाद में अपडेट करके 2019 में गवर्नमेंट ने नया बना दिया। तो ये जो गवर्नमेंट ने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, ये क्यों जरूरत पड़ी बनाने की, क्योंकि जो पुराना एक्ट था वो काफी पुराने चीजों को लेकर के बनाया गया था। अब आपको पता है कि ई-कॉमर्स का जमाना है, ऐसे में ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, तो ऐसे में इन चीजों को, इस कानून को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने इसको अपडेट कर दिया। तो अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला है, वैसे मैंने दोनों को यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि एग्जाम में कुछ कह नहीं सकती, कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 1986 से रिलेटेड पूछ लिया जाए, वैसे तो कम चांस है, ज्यादातर चांस तो यही कि 2019 वाला ही पूछा जाएगा, बट मैंने दोनों डाल दिए यहाँ पर, ताकि आप दोनों को एक बार समझ लें। तो अगर हम बात करें कि दोनों के रेगुलेटर कौन है, कौन रेगुलेट करते हैं इन एक्ट को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया वाला एक्ट 2019 में बनाया गया है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPS को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था, इसमें कोई रेगुलेटर सेपरेट नहीं है, कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट इस बार क्या है, इस नए एक्ट के अंदर एक नई अथॉरिटी ही बना दी गई CCPA करके। अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो कंज्यूमर कोर्ट के जो नया एक्ट है, इसमें कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। तो गाइज अब जो नया वाला एक्ट है वो कंज्यूमर के लिए इजी बना दिया गया है। पहले क्या था कि जहां पर सेलर है, जहां पर सेलर की दुकान है, जहां पर सामान सेल किया जा रहा है, उस लोकेशन में जाकर के आपको कंप्लेन करनी पड़ती थी, वहां के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करनी पड़ती थी। बट अब नए वाले एक्ट में क्या कर दिया गया है कि जहां पर कंज्यूमर रहता है, वहां के जो भी पास में आपका कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है कन्वीनियंट हो गया है कंज्यूमर के लिए, क्या करना, कंज्यूमर के लिए हो गया है इजी कंप्लेन करना। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं गाइस, प्रोडक्ट लायबिलिटी की अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर कैन सीक कॉम्पनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन की डिमांड की जा सकती है। नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। तो यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में आपको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, बट आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, बिकॉज जनरली यहीं से क्वेश्चन बनता है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात अगर हम करें कि मतलब कि कितने अमाउंट तक कौन से कोर्ट में जाना पड़ता है, तो ये काफी याद करना आपको जरूरी हो जाता है।
तो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर फोरम होते हैं उसमें अप टू 1 करोड़ तक की कंप्लेंट आप कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई सामान खरीदा मार्केट से 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, तो 1 करोड़ तक की अगर वैल्यू का सामान है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। स्टेट में 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की लिमिट है कंज्यूमर कोर्ट में, और नेशनल लेवल पे जो है उसमें 10 करोड़ या उससे ज्यादा की लिमिट है। तो ये लिमिट आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी, बिकॉज ये लिमिट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले लिमिट काफी कम थी क्योंकि 1986 में एक्ट बना था, तो उसके अकॉर्डिंग तब वैल्यू कम थी पैसों की। अब वैल्यू जो है अब तो ज्यादा है, तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते सामान परचेज करने के लिए, पहले कम पैसे खर्च करने पड़ते थे, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट बनाई हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 लाख तक की लिमिट थी, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़, और नेशनल में 1 करोड़ से ज्यादा। तो अब आपको नई वाली लिमिट याद करनी, बिकॉज नई लिमिट ही एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, नई लिमिट ही एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंड टू ई कॉमर्स, मतलब अब जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे ई कॉमर्स वाले बिजनेस पे भी लागू किए जाएंगे, जबकि पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। मेडिएशन सेल्स, सो कोर्ट कैन सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, मतलब बीच का एक बिच्छू बन सकता है जहां पर एक कंज्यूमर और एक सेलर दोनों आपस में बात करके जो कोर्ट है दोनों का मामला सुलझा देता है। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो अब क्या है, मामला सुलझा लो तो ज्यादा बेहतर है। तो अब तो इस टाइम पर एट प्रेजेंट ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन भी एक दूसरे का मामला सुलझा सकते हो, फिर भी अगर दिक्कत रहती तो आप कोर्ट विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरा एंड फेमा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं एग्जाम में। तो पहले फेरा था 1973 में बनाया गया था, बाद में गवर्नमेंट ने 1999 में फेमा बना दिया। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले रेगुलेशन एक्ट था, अब क्या है, मैनेजमेंट एक्ट है। तो पहले का जो ऑब्जेक्ट था वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्व करके रखना है। जबकि अब क्या ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टिव है इसका, अब है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अब जो है पहले के कंपैरिजन में इजी हो गया है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करना चाहते हो तो अब तो ऑनलाइन आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। पहले आपको परमिशन लेनी होती थी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जनरली सब लोग आरबीआई से परमिशन लेते थे। तो जो फेरा था 1973 में बना था, जबकि फैमा 1999 में बना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि फैमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। वॉयलेशन जो है नॉन कंपाउंडेबल था, अब जो कंपाउंडेबल है, मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा आपके पेनल्टी के ऊपर, आपके जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर। पनिशमेंट जो थी पहले इम्प्रिजनमेंट थी, अब जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगा देगी, मतलब आप पैसे भरो निकल जाओगे। लेकिन पहले क्या था, जेल तक हो सकती थी। अप्रोच की अगर हम बात करें, इट वॉज सो ये क्वाइट था, रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव था, बट अब क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब चीजों को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब पहले जैसा रिजिड जो रूल्स हैं वो रेगुलेशन जो है अब पहले जैसे नहीं है। फॉर एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो पहले चैलेंजिंग हुआ करता था, अब सेटिस्फैक्ट्री है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो पहले सिटीजन्स करते थे, अब मोर देन 6 मंथ अगर आपकी कंट्री में कोई रह गया तो वो भी कर सकता है इजीली। अब मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब रिस्ट्रिक्शन जो है पहले से कम कर दी गई है। सेक्शन जो थे पहले 81 सेक्शन थे एक्ट में, अब 49 के आसपास सेक्शन है। तो अब जो है पहले से चीजें इजी कर दी गई हैं। अब देखो मैं जो अब टॉपिक करवा रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से अब जो मैंने करवाया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, और 99% चांस गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बने चाहे डायरेक्ट बने, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको एंट्री लेनी है, मतलब अगर आपको विदेश में सामान बेचना है तो किस तरह से आप सामान बेच सकते हो, क्या क्या रास्ते हैं। तो पहला जो सिंपल रास्ता है वो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करो काम खत्म। नेक्स्ट लाइसेंस टाइप, लाइसेंसिंग बिजनेस होता है, फिर होता है इन्वेस्टमेंट टाइप जहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। तीनों को समझेंगे कि करके। तो जो पहला एक्सपोर्ट, तो जिसमें आप सिंपली सामान बनाते हो एक्सपोर्ट करते हो, इसमें भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप सपोज करो आपकी कंपनी है ए और यूएस में कंपनी है बी, आपने डायरेक्ट कंपनी से बात करी कि हम आपको सामान सप्लाई करेंगे, आप हमें पेमेंट कर देना। तो ये क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली जो बंदा परचेज करेगा डायरेक्टली उसी को सप्लाई करो, तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर कंपनी सी है, आपने बात करी कंपनी सी से कि भाई हम सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी ने आगे से बी से बात करी कि हम आपको सामान दिलवा देंगे। तो एक कहने का मतलब एक मीडिएटर है बीच में। तो अब क्या यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बी अगर ए ने सामान एक्सपोर्ट किया तो वो सी को ही करेगा जो कि इंडिया में ही रहता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब रिस्क कम हो जाता है। आप इसको पकड़ सकते हो, आप गवर्नमेंट में इसको, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट में जाके इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ करेगा। लेकिन अगर बी ने गड़बड़ कर दी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में तो फिर आप दिक्कत हो जाती है, वहां पे आप कैसे पकड़ोगे उसको, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाते हैं बीच में। जबकि आप सी को आपने माल सप्लाई किया, सी आगे सप्लाई करेगा, तो अब सी की हेडेक है बी के साथ कि वो पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है।
आपकी पेमेंट सॉल्व हो गई, मतलब आपने सी को दिया सामान और पेमेंट घर लेके चले जाओ। आप सी के हेडेक आगे आगे पेमेंट मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और इनडायरेक्ट करोगे तो बीच में क्योंकि मीडिएटर है तो उसको भी अपना प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें फिर रिवेन्यू कम हो जाता है, बट रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग टाइप। इसमें क्या होता है, लाइसेंस ग्रांट किया जाता है और बिजनेस आप कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइजिंग हो गया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टर्न की ऑपरेशन हो गया। जनरली आपने देखा होगा फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, जैसे मैकडोनल्ड के आउटलेट आपने देखे होंगे, यूएस का बिजनेस है ना, तो यहाँ पर मैकडोनल्ड के आउटलेट खुले हुए हैं, फ्रेंचाइज दे देते हैं लोग अपना, है ना। तो ये क्या है, आपने क्या किया, लाइक इंडिया में एक एग्जांपल देता हूँ मैं इंडिया का। इंडिया में कोई बिजनेस है, सपोज करो एबीसी करके कोई बिजनेस है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने उसको अपने आउटलेट खोलने हैं या कुछ ऐसा करना है यूएस में। तो यहाँ पर क्या है, लाइक इसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वहां पर, तो उसने पैसे डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके एक अपना स्टोर दे दिया यूएस में, ऑथराइज कर दिया किसी को कि आप हमारे स्टोर यूज कर सकते हो, हमारा नाम यूज ब्रांड यूज कर सकते हो। और आप एक तरीके से लाइसेंस इशू कर दिया, जैसे लाइसेंस होता है ना, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है शराब बेचने का, कि आप हमें लाइसेंस की फीस दे दो, बाकी आप दारू बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये वही वाली बात है कि आप अपने बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू जो है उसका लाइसेंस दे दिया यूएस में रहने वाले किसी पर्सन को या किसी कंपनी को। अब वो आपका नेम यूज कर रहा है, आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, बस आपको लाइसेंस फीस मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट से के थ्रू पैसे कमाने का। तो फ्रेंचाइजिंग हो गया। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। गाइस इस वाले केस में क्या होता है कि कंपनी ए है जो हमारी इंडिया में, कंपनी बी जो कि यूएस में है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम मैनेज करेंगे, मतलब किसी भी चीज को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज करो एचआर को लेकर के कर सकते हैं ये, या फिर आपके जो लाइक जो इंटरनल काम होते हैं या जो बैकएंड पे काम होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे इन काम को हैंडल कर लेना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इजिली करा दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका टर्न की प्रोजेक्ट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने उसको कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करके उसकी की पकड़ा दी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूँ कि जापान की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में आकर के दिल्ली मेट्रो बना रही है, ठीक है। अब दिल्ली मेट्रो कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और जो कंपनी वो अपने देश लौट जाएगी और पैसे लेके निकल जाएगी वापसी, है ना। तो बस ये वाली बात है कि मतलब आपको जो प्रोजेक्ट मिला था आपने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद उसको उस कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को सौंप करके वापस निकल गए। इन्वेस्टमेंट टाइप भी एक तरीका है जिससे आप इंटरनेशनल जाकर के काम कर सकते हो, आई मीन रेवेन्यू कमा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपको सिंपली पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पोर्टफोलियो बनाना है और उसको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। पोर्टफोलियो में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं, क्योंकि शेयर में क्या होता है, जैसे आपने एप्पल के शेयर परचेज कर लिए, है ना, फेसबुक के शेयर परचेज कर लिए, तो ये क्या है, आप इंटरनेशनली रिवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पोर्टफोलियो बना रहे हो, एप्पल ऐप भी, गूगल के अलग अलग कंपनी का आपने शेयर परचेज कर लिए, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम लोग। यहाँ पर आप शेयर्स परचेज करके या एनी अदर सिक्योरिटी परचेज करके प्रॉफिट कमाते हो। और एक अदर इन्वेस्टमेंट टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप खुद का डायरेक्ट पैसा लगा करके वहां पर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो। इसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, टेस्ला कंपनी है यूएस की, अब वो अगर इंडिया में आने का प्लान चल रहा है, अगर वो आ जाती है इंडिया, यहाँ पे आकर के अपना एक खुद के पैसों से अपने, उन्होंने क्या किया, $1 मिलियन उन्होंने क्या किया, अपना पैसा लगा करके इंडिया के बैंगलोर में एक कंपनी सेटअप करी, और इस कंपनी सेटअप करने के बाद यहाँ पे वो रन कर रहे हैं अब। तो इस तरह का जो बिजनेस होगा, जो इंटरनेशनल आप एंट्री मार रहे हो, इसको कहा जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कंपनी खुद डायरेक्ट आकर के अपना खुद का फंड लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, और उसके बाद वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सर्विस बना करके बेचती है और पैसे कमाती है। तो ये भी जो है, ये हाईएस्ट रिस्की होता है, सबसे ज्यादा रिस्की यही माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में, और ऐसी कंट्री जो कि स्टेबल नहीं है, वहां पर लॉस भी होने के चांस है। खैर इंडिया तो अपनी स्टेबल कंट्री है, एक बार गवर्नमेंट बन गई तो चलती 4-5 साल आराम से चल जाती, 5 साल। बट कुछ कंट्री ऐसी थी जो कि स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, या फिर अंदर कुछ न कुछ लड़ाई दंगे चलते रहते हैं देश के अंदर, तो फिर वहां पर कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से बचती है। अगर हम बात करें रिस्क एंड रिटर्न की, तो रिस्क एंड रिटर्न के केस में सबसे कम रिस्क कौन से बिजनेस में होता है, वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में। मैंने आपको बताया था ऊपर, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, एक बार समझा देता हूँ चार्ट में। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जितने भी मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, सबसे कम, सबसे लेस रिस्की जो होता है वो इनडायरेक्ट
एक्सपोर्ट होता है, जहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि एक बीच का मीडिएटर इन्वॉल्व होता है जो कि आपकी खुद की कंट्री का है, ए, बी और सी। तो यहाँ पर बीच का जो बंदा है बी, वो इन्वॉल्व रहता है, आप एक्सपोर्ट करते हो बी को, बी करता है सी को। तो ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है और ये थोड़ा लेस रिस्की माना जाता है। तो इस वजह से इसमें रिवेन्यू भी कम होता है क्योंकि मीडिएटर को भी पैसे चाहिए होते हैं। इस वजह से आपने देखा इस चार्ट में कि अगर रिस्क कम है तो फिर रिवेन्यू भी क्या, रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग यहाँ पर पहले नंबर पे आता है। फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा इसके कंपेरिजन में, थोड़ा रिटर्न भी बढ़ेगा। ये होता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। आपने लाइसेंस दे दिया, फ्रेंचाइज दे दिया, आपने फ्रेंचाइज बिजनेस खोल दिया। लेकिन इसमें क्या है, सपोज करो कोई मैकडोनल्ड है ना, मैकडी का अगर आप बर्गर खाते हो तो आपको पता होगा, उसने अपना आउटलेट खोला इंडिया में, फ्रेंचाइज या फिर लाइसेंस दे करके खोल ओपन आउटलेट करा इंडिया में। लेकिन अब मैकडी का जो मालिक है वो इंडिया तो आके देखेगा नहीं बार बार कि कैसे कर रहे हो आप, मतलब कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, कितने रुपए में बेच रहे हो। पता लगा जो इंडिया में आउटलेट खुला हुआ है उसने बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करी, एकदम गले सड़े और बिल्कुल लो क्वालिटी का सामान बेच रहा है, आपका नाम मैकडी ऊपर लिख करके। तो आपके ब्रांड की वैल्यू बहुत ही गंदे तरीके से नीचे आएगी इस मार्केट में, जो फॉरेन मार्केट है। तो ये भी रिस्की रहता है, रिस्क रहता है इसमें भी, लेकिन इतना रिस्क नहीं रहता जितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रहता है, क्योंकि लाइसेंस फीस तो आपको अल्टीमेटली मिल ही जानी है, आपको तो फीस से मतलब है वो कैसे भी सामान बेचे। लेकिन कहीं आपकी ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सामान आपके नाम से गंदा बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो रहता है इस चीज़ का, और रिटर्न भी फिर थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी रहता है। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग आता है, यहाँ पर मीडियम लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का रिटर्न है। फिर जॉइंट वेंचर आते हैं जहाँ पर आप कंपनी स्टार्ट करते हो, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, मारुति इंडिया की, सुजुकी जापान की, मिल करके कंपनी स्टार्ट कर ली। तो ये जॉइंट वेंचर होते हैं जो कि दो कंट्रीज के अलग अलग दो अलग अलग कंट्री की कंपनियां मिल करके बिजनेस करते हैं। फिर आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे टेस्ला का मैंने एग्जांपल दिया था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क इसी में होता है कि मान लो कल को भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो टेस्ला को लेने की देने पड़ जाएंगे क्योंकि इसने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट स्टार्टअप किया, एक कंपनी स्टार्ट करी, बट यहाँ पर अब वो गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से प्रॉब्लम में आ गई। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में क्या होता है, देखो टैरिफ बैरियर होते हैं जो कि रुपए से रिलेटेड होते हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व रहती है। और नॉन टैरिफ का मतलब है कि बैरियर तो है लेकिन रुपए इन्वॉल्व नहीं है, अदर चीजों के थ्रू जो है बैरियर लगाया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो अगर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाती है, वैसे मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एप्पल कंपनी बाहर की विदेशी कंपनी है, और इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमें विदेश का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचने देना है, या बेचेगा तो लिमिट में बेचना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे इंडिया के मोबाइल कौन खरीदेगा। तो इसलिए अगर एप्पल कंपनी इंडिया में 1 लाख मोबाइल बेचना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, कोटा मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप हमारे इंडिया में केवल 50,000 यूनिट बेच सकते हो, इससे ज्यादा आप यूनिट नहीं बेच सकते। तो ये क्या है, ये एक बैरियर है, कंपनी के ऊपर बैरियर लग गया। और क्योंकि नॉन टैरिफ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे तो लिए नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पर पैसे तो इन्वॉल्व है नहीं, बट एक लिमिट बना दी कि आप इतना ही सामान बेच सकते हो। तो इसको कहा जाएगा नॉन टैरिफ बैरियर, जहां पर रुपए तो इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे एप्पल को, लेकिन एक बैरियर लग गया जिसके थ्रू वो जो अब बिजनेस है वो उस तरीके से नहीं कर पाएगी जैसे पहले कर सकती थी। टैरिफ बैरियर की बात करें, जैसे स्पेसिफिक ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी चार्ज करती है, कोई सामान बाहर से आता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है ना गवर्नमेंट। तो स्पेसिफिक ड्यूटी हो गई, एड वैलोरम ड्यूटी हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई, ऑल्टरनेटिव ड्यूटी हो गई, ऑल्टरनेटिव कंपाउंड ड्यूटी, सीजनल ड्यूटी, ट्रांजिट, अलग अलग तरह की ड्यूटी। मतलब जहां भी ड्यूटी वाला वर्ड यूज हो गया मतलब वो टैरिफ बैरियर है, वहां पर पैसे इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट चार्ज कर दिया एज ए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर दिए, और किसी भी तरह का उसमें ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं है, और बस वो बैरियर है, तो वो फिर नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के कोई रेगुलेशन बना दिया गवर्नमेंट ने, रेगुलेट कर दिया किसी चीज को, है ना, और अदर काउंसिलर फॉर्मेलिटी बढ़ा दी, अदर फॉर्म भरने पड़ गए। तो जितनी भी अदर चीजें हैं रुपए से अलावा सारी नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका मेजर ट्रेड ब्लॉक्स। अब देखो गाइस, इंडिया पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, ईयू करके ग्रुप बना हुआ है, काफी बड़ा ग्रुप है ये। नाफ्टा है, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओपेक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। डी है एशियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार्क है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर और ये कब बने थे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
ये सिर्फ मैंने पीपीटी केवल इंग्लिश में बनाई है बिकॉज लास्ट मिनट मूवमेंट पे मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया है मैंने। और जो मेरा कंप्लीट कोर्स है जिसको मैंने अब बताया था कि जो हमारी ऐप में अवेलेबल एग्जाम मेंटर ऐप में, वो इंग्लिश प्लस हिंदी है, बाइलिंगुअल है, मतलब जो चीज़ लिखी हुई है वो इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। तो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो तो बाइलिंगुअल है, बट क्योंकि लास्ट मिनट में बना रहा हूँ पीपीटी को, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला इसको कन्वर्ट करने का, इसलिए केवल मैंने इंग्लिश में इस चीज़ को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो गाइस देखिए, जो ईयू स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1993 में, 1 नवंबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। याद रखना, ये पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक यूनियन भी है, मतलब इसके अंदर ट्रेड जो बैरियर है उनको भी हटाया गया है, प्लस पॉलिटिकल यूनियन भी है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में मिल करके मेंबर बनते हैं। सो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ब्रेक्जिट हुआ था, ये याद रखिए, ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, जो कि विड्रॉ लिया था इसने यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। कब लिया था? 31 जनवरी 2020 की बात है। यूके इज द ओनली सोवेरियन कंट्री टू हैव लेफ्ट ईयू। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है इसको छोड़ दिया गया, यूरोपियन यूनियन सॉरी, इसको छोड़ दिया था ब्रिटेन ने, इसी वजह से इसको ब्रेक्जिट कहा जाता है, ब्रिटेन एग्जिट, इसलिए ब्रेक्जिट कहा जाता है। और ये कब छोड़ा था इसने, ये भी याद रखना आप लोग। एशियन जो था ये स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1968 में, 1967 में। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी, मेरी आंखों में चुभ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं? सो इट्स मेंबर स्टेट्स आर ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मतलब काफी सारी कंट्री हैं। तो क्योंकि कंट्री काफी सारी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ईस्ट टाइमर वाज एडेड एज न्यू मेंबर ऑफ थिंग ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। तो ईस्ट टाइमर जो है ये नया नया इसमें ऐड हुआ है, तो ये याद रख सकते हो। बाकी आप याद रखिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ। सार्क है, इसकी याद रखिए 8 दिसंबर 1985 में स्टैब्लिश हुआ ये। और इसके जो मेंबर स्टेट है इसको याद रखिए, क्योंकि ये इसमें लिमिटेड कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अपनी इंडिया और इंडिया के आसी पड़ोसी जो देश हैं वो जो है सार्क में मेंबर है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नाफ्टा, इसके अंदर जो है केवल 3 कंट्रियां आती हैं, आई थिंक इसके अंदर 3 कंट्रियां हैं, कनाडा है, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, 3 कंट्रियां हैं नाफ्टा की। और ये 1992 में साइन हुआ था और बनाया गया था, और फिर बाद में इफेक्टिव जो है, मतलब लागू कब हुआ, 1994 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप है दैट इज ओपेक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूजीसी ने पहले पूछी जा चुकी है। इट इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद, क्योंकि ये ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोल से रिलेटेड है, मतलब वही। तो इसलिए इससे इसी वजह से यहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। तो ओपेक जो है इससे रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। कब बना? 1944 जुलाई 1944, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके जस्ट बाद। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन आते हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 लोगों का ग्रुप है ये। पहला है IBRD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉफ्ट विंडो भी कहते हैं इसको हम लोग। IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं इस ग्रुप के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लीजिए इसके फुल फॉर्म के साथ। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इसकी फुल फॉर्म याद करते हैं हम लोग। ट्रिप्स जो है वो, ट्रिम्स जो है ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और ट्रिप्स जो है वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्योंकि ये IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, और क्योंकि ये I है तो ये ओनली इन्वेस्टमेंट मेजर्स हो गया। तो समझ लेते हैं क्या है। सो ट्रिम्स जो है दैट इज रेफर्स टू सर्टेन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, तो ट्रिम्स के थ्रू की जाती है। द अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स प्रोवाइड्स दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी ट्रिम विच इज इनकंसिस्टेंट विद द WTO आर्टिकल। WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई कंट्री ट्रिम्स के कोप का नाम लेकर के कोई भी ऐसा रूल लेकर के नहीं आएगी जिससे कि नुकसान हो जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है कंट्रियां इम्पोज करती हैं रिस्ट्रिक्शन। ट्रिप्स जो है वो क्या है? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द WTO that set down minimum standards for many forms of intellectual property regulations as applied to nationals of other WTO members। तो ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक अग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। कैपिटल
स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें, अगेन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में आती है रिलेवेंस थ्योरी, जो कि रिलेवेंस थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो उधार लेती कंपनी, डेट जो होता है, वो जब कंपनी लेती है तो क्या उसका जो डेट लिया गया है उधार, क्या उसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा या वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ेगा। तो अगर बस असर पड़ रहा है तो वो रिलेवेंस थ्योरी है, अगर डेट लेने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ रहा है तो वो इररिलेवेंस थ्योरी है। और अदर थ्योरीज भी हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको समझा दिया कि रिलेवेंस और इररिलेवेंस थ्योरी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डेट की वजह से वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो रिलेवेंस थ्योरी, नहीं पड़ेगा तो इररिलेवेंस थ्योरी। अब कुछ थ्योरी ऐसी जो कहती हैं कि डेट, अगर आपकी कंपनी डेट लेती है तो उसकी वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा, मतलब रिलेवेंस है डेट का कंपनी के वैल्यूएशन के साथ। तो वो कौन कौन सी थ्योरी है? नेट इनकम अप्रोच, एनआई थ्योरी है, एनआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, नेट इनकम अप्रोच। और ट्रेडिशनल थ्योरी भी यही कहती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम बातें कही जा रही हैं। यही बोला जा रहा है कि अगर आप डेट ज़्यादा लेते हो तो इससे एक मार्केट में एक ये जाता है कि कंपनी ज़्यादा डेट ले रही है, जिसकी वजह से अब जो है इनको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और अब जो है इक्विटी शेयर्स के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके मन में डर आता है, फिर वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, मतलब उनका जो रिटर्न है उसके ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं। तो इससे वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम होती है कंपनी की, जिसकी वजह से वो रिलेवेंस थ्योरी के अंदर इनको डाल दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सेम बात बोली गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इररिलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो एनवाई अप्रोच और एमएम अप्रोच जो है, ये दोनों कहते हैं कि आप डेट ले लो चाहे इक्विटी ले लो, को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो डेट का एडवांटेज आपको मिलेगा वो आप इक्विटी को पे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से फिर ये जो है इरेलीवेंट हो जाता है वैल्यूएशन के लिए, जबकि यहाँ पर ही कहते हैं कि रिलेवेंट है। अगर आप डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि इंटरेस्ट आपको पे करना है, क्योंकि डेट सस्ता होता है, इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे तो पैसे बचेंगे ज़्यादा, जिसको हम कंपनी के वैल्यूएशन में दिखा सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, और जबकि इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, जस्ट क्या जो इररिलेवेंट थ्योरी उसमें जस्ट उल्टा है। इसमें देखो, स्टार्टिंग से सिंपल टर्म्स में बताता हूं मैं। इन दोनों थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि अगर डेट यूज करोगे तो, क्योंकि डेट चीपर होता है, सिंपल सी बात है कि इन दोनों में एजम्पशन भी यही है, डेट जो है सस्ता होता है, इक्विटी शेयर्स महंगे होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। तो डेट क्यों ही सस्ता है, अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। और डेट कम यूज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बोला गया इन दोनों थ्योरी में, जबकि इनमें बोला गया है कि अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो जो फायदा होगा डेट ज्यादा यूज करने से, वो इक्विटी अपना ज्यादा पैसे मांगेंगे फिर वो आपसे, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ेगा, जिस वजह से ज्यादा डेट यूज करने का जो फायदा था वो इक्विटी को हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, और फिर वो जो है आपका वैल्यूएशन इरेलीवेंट हो जाएगा, मतलब जो आपका फायदा था वो नुकसान में को इक्वल कर देगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर दो अदर दो थ्योरी हैं, एक तो ट्रेड ऑफ थ्योरी है और एक है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं मैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है कि आपको डेट और इक्विटी में एक बैलेंस बना के चलना है, एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट आए और ना ही बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो, एक बीच का रास्ता चुन के चलना है। और ऑलमोस्ट यही सेम बात ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कही गई थी कि हमें एक बीच का रास्ता चुनना है। एक इसमें भी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी एक ट्रेड ऑफ पॉइंट आता है, तो ये बीच का रास्ता चुनने की बात कही गई है। अगर हम बात करें पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में, तो इसमें पैकिंग ऑर्डर देखो, क्योंकि ऑर्डर बोला गया है तो एक ऑर्डर है, इसके अंदर तीन चीजों का ऑर्डर है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में सबसे नंबर 1 पे आता है रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग है तो सबसे पहले हमें उसे यूज करना है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे डेट, अगर रिटेन अर्निंग नहीं है कंपनी को तो फिर डेट यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है इक्विटी, उसके बाद कंपनी को शेयर्स यूज करने चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट कर मतलब कंपनी में बिजनेस में पैसे लगाने हैं, कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो ये तीन तरीके से हमें काम करना चाहिए। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे क्या है, रिटेन अर्निंग, फिर आता है डेट, फिर आएगा इक्विटी शेयर्स। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो इसके अंदर डिविडेंड देने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर दो तरह की थ्योरी है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी और डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस का मतलब हो गया कि चाहे आप डिविडेंड दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमएम हाइपोथेसिस कहती है। जबकि डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी मतलब डिविडेंड देने से जो कंपनी है उसके वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा, कंपनी का जो प्राइस है उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
देन उसके लिए दो थ्योरी, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब ये दोनों थ्योरी अपना अपनी कहानी सुनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मॉडल में एक कहावत फेमस है जो कि गॉर्डन मॉडल की है। इसमें ये बोला गया था दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब अगर आपके हाथ में आज 1 रुपए दे दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं 1 साल के बाद आपके हाथ में 100 रुपए दे दूं, तो आप बोलोगे सर 1 साल के बाद का भरोसा नहीं मुझे, आप दोगे नहीं दोगे, कहाँ रहोगे आप, मुझे नहीं पता, बट आप आज मुझे 1 रुपए दे दो, ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो ये जो कहानी है, जो बोला गया है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये गॉर्डन मॉडल की कहानी है। तो इसको थोड़ा याद रखिए, बिकॉज इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा देखो ये रहा, मैंने लिखा हुआ भी है, बर्ड इन हैंड थ्योरी करके जो है वो गॉर्डन मॉडल ही है, ठीक है। अब देखो सैम्पलिंग की बात करेंगे हम, क्योंकि सैम्पलिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से, ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2 के लिए भी। तो सैम्पलिंग मेथड में आपके प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो तरह के मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। अब इनके नाम अच्छे से याद कर लो, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि बताओ इसमें कौन सा मेथड जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इन दोनों ही सैम्पलिंग मेथड्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स। एन का मतलब यहाँ पर ये है। ये फॉर्मूला याद रखिए, बिकॉज इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए। सो रिजेक्ट करना है, देखो दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। बस इन दोनों को याद कर लो, काम खत्म। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर दिया रिजेक्ट, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर लिया एक्सेप्ट, वो टाइप 2 एरर कहलाएगा। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, दोबारा बताता हूँ। अगर आपने नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको आपने कर दिया रिजेक्ट, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो वो टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि रिजेक्शन, नल की रिजेक्शन पहली गलती होती है, मतलब रिजेक्शन पहली गलती होती है, और एक्सेप्टेंस दूसरी गलती होती है, किसकी, ऑल्टरनेट की। आप इसको मैं बताऊं, मैं एक कहानी सुना के हमेशा बच्चों को याद कराता हूं, आप बस आपको थोड़ा सा बुरा ना लगे, दिल पे मत लेना इस चीज को। अगर आपको ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव, सच्चा प्यार मिल गया, दैट इज नल हाइपोथेसिस मिल गई, वो सच्चा प्यार ट्रू है, सच्चा था, आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, मतलब जिंदगी में पहली गलती आपकी वही हो गई, वो नहीं करना चाहिए था, तो टाइप 1 एरर कर दिया आपने। फिर ऑल्टरनेट मिल गया, ट्रू लव का मतलब कोई दूसरा चलता फिरता प्यार मिल गया, टेम्परेरी वाला प्यार मिल गया, 4 दिन वाला, 4 दिन की चांदनी वाला, उसको कर लिया आपने एक्सेप्ट, मतलब आपने जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। तो इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि कहानी है और कहानी बच्चे भूलते नहीं है ना। तो कैसे भी याद कर लो, चाहे आप डायरेक्ट याद कर लो, चाहे कहानी से याद कर लो। आगे हम पढ़ेंगे IRDA, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको 1999 में बनाया गया था, फॉर्म हुई थी ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अच्छे से फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये किसके अंडर आती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से बनाया गया, मतलब इसका लॉ पास किया गया, एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट में, अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज टास्क्ड विद द रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंडिया में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को लेकर के इसको बनाया गया है, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसीज इन मार्केटिंग, देखो इसके मैं पहले बात कर चुका हूँ, ऊपर में प्राइस स्कीमिंग की हम बात ऊपर कर चुके हैं, जहाँ पर हमें हाई प्राइस चार्ज करते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में कम कर देते हैं। प्राइस इन मार्केट पेनिट्रेशन भी हम कर चुके हैं ऊपर डिस्कस, प्रीमियम प्राइसिंग भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी प्राइसिंग हो गया, बंडल प्राइसिंग हो गया, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, तो बहुत तरह तरह के प्राइसिंग होते हैं। वैसे मैं इस PDF को आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इस PDF को भी गो थ्रू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। IT एक्ट 2000 की अगर हम बात करें, तो IT एक्ट कब बना, तो 17 अक्टूबर 2000 को जो है ये बन के तैयार हुआ, बनाया गया, और साइबर क्राइम को लेकर के बनाया गया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। मेजर अमेंडमेंट किया गया था 2008 में इस एक्ट के अंदर, और सेक्शन 66A लाया गया, विच पेनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप किसी को भेज रहे हो ना, तो 166A के अंदर आ जाएगा इस एक्ट के अंदर। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो डिक्रिप्ट करने का, व्हाट्सएप कहता है डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन कुछ नहीं है, ये नहीं है, सब कहानियां हैं।
गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाने के बाद कोई भी अगर कंपनी यहाँ पर चलती काम करती है तो उसको मैसेज दिखाने पड़ते हैं। वैसे व्हाट्सएप तो खुल के बोल चुकी है कि हम कंपनी अपना अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेंगे। लेकिन जब कभी बड़े लेवल के धांधले, मतलब कोई जैसे बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उसके समय फिर कंपनियां सहायता करती हैं गवर्नमेंट की और फिर उनको अपना डेटा प्रोवाइड करती है कि देखो भाई कहाँ से कौन कर रहा है ये सब। आईटी एक्ट कंटेन्स 13 चैप्टर्स एंड 90 सेक्शन। 90 सेक्शन इसके अंदर। आईटी एक्ट 2005 की बात है। सेक्शन 2J में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? इट मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द एक्ट विच इज हेल्प बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राइवेट से आप नहीं मांग सकते। राइट इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी से मांगने का आपको एक हक देता है। इससे क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहना चाहती है। और यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देना पड़ता है उस अथॉरिटी को विद इन 30 डेज। ठीक है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज प्रोवाइड करनी होती है अगर आपने आरटीआई डाली है तो। ये काफी बड़ा एक्ट माना गया है इंडिया का। मैं देखो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लेना, एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि उस चीज को समझना जरूरी है। दैट इज की फीस कितनी लगती है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फी रिक्वायर्ड अंडर आरटी एक्ट दैट इज 10 रुपीज। द पेमेंट ऑफ फी ₹10 कैन ऑल्सो बी मेड बाय वे ऑफ कैश टू द पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसिप्ट। और इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी, अगर बीपीएल से हो तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। अगर बीपीएल से तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जीएसटी क्या है? जीएसटी कब पास हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू किया गया। 29th पार्लियामेंट में पास किया गया था, ये मार्च 2017 की बात है। देर आर 4 जीएसटी टाइप्स, नेमली इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, मतलब आईजीएसटी, फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी होता है, फिर आपका यूटीजीएसटी करके होता है। तो ये फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं इसके। इसके अलावा नॉन जीएसटी गुड्स कौन कौन से जिसपे जीएसटी लागू नहीं होती? जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहलिक लीकर हो गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है, इनके ऊपर अलग से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब देखो इसमें 5 लेयर हैं। पहले 0% होता है रेट, फिर 5%, फिर 12%, टोटल 5%। 5 रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको ही पे करना होता है, इसको पे नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 0% है। बट टोटल 6 कैटेगरी हम कह सकते हैं। तो 0%, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस। तो ये 5 नहीं, हाँ ये 5 ही हैं, सॉरी 28 तक ही तो होता है। तो इसमें क्या प्लस सेस मिला दें क्योंकि वो लग्जरी कार है, पान मसाला टोबैको ये सब, तो उस पर लग्जरी सामान है। फिर कुछ इस तरह के सामान है तो उस पर अलग से सामान पे जो है देना पड़ता है। तो देखो जो 0% है उसके अंदर जनरली आपका 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस वाले सामान आ जाएंगे, जो भी खुला सामान बिक रहा है मार्केट में, आटा दाल चावल चीनी, खुला सामान। पैकेट में है तो फिर टैक्स लगेगा। मास कंजप्शन लाइक स्पाइसेस हो गया, मतलब मस्टर्ड ऑयल हो गया, तेल हो गया, जो कि पैकिंग फॉर्म में है, मार्केट में खुला बिक रहा है तो नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस फूड हो गए 12%, सॉप ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गए, रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन 18% के आसपास, वाइट गुड्स कार हो गए 28%। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस पर आपको देखने को मिल जाएंगी टैक्स के स्लैब के अंदर। देखो जीएसटी नंबर जो है वो जानना जरूरी है। जीएसटी नंबर जो है वो एक 15 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, 15 डिजिट का नंबर होता है क्या? जीएसटी नंबर। अब इस फॉर्मेट को आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट कोड कहते हैं। आपका स्टेट का कोड होता है कि किस स्टेट का वो जीएसटी नंबर है। फिर आपका पैन नंबर आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो पैन नंबर डाल दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट। फिर अल्फाबेट आ जाएगा जेड, जो कि बाय डिफॉल्ट है, जेड लगेगा ही लगेगा। फिर चेक सम डिजिट होता है, कोई एक डिजिट डाल दिया जाएगा लास्ट में 0 से 9 तक के बीच में। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। बस याद रखना कि 15 डिजिट का होता है। काउंट करेंगे तो ये कितने डिजिट का? ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। स्टार्टिंग का और एंड का याद रखना, चेकसम डिजिट और स्टार्टिंग में स्टेट कोड होता है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स कब कब फाइल किए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो जीएसटी 1 जो है वो है टैक्सेबल सप्लायर टू फाइल आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी 2 है टैक्सेबल रिसिपिएंट टू फाइल इनवर्ड सप्लाईज टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। जीएसटी 3, जीएसटी 4, जीएसटी 5, इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें जीएसटी रिटर्न होते हैं और अलग अलग डेट पे उनको फाइल करना पड़ता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए ये कौन सा जो जीएसटी है वो किस चीज़ के लिए होता है। वैसे जनरली जीएसटी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादातर इनकम टैक्स से बनते हैं।
बट फिर भी क्योंकि ये कुछ लिमिटेड जीएसटी नंबर ही है तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना इनको भी। आगे बढ़ते हैं गाइस। इनकम टैक्स एक्ट 1961, हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, सभी को पता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके हेड हो गए। आगे बढ़ते हैं गाइज। ओके, आईटीआर फॉर्म देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स से जनरली क्वेश्चन बनता है आईटीआर से रिलेटेड। तो आईटीआर 1 जो होता है उसको हम सहज कहते हैं। और फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। क्या बोला गया? फॉर्म का नाम क्या है? सहज है, जो कि इसके लिए है, एक रेजिडेंट के लिए है। और ये क्या है? हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। तो आपको फिल करना है ये। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, 1 हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वगैरह एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। तो ये अगर आपका है तो आपको सहज फॉर्म भरना है आईटीआर 1। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से उठाए हैं क्योंकि ये आपको पढ़ाने के पर्पज से हैं। इस वजह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की मैंने वहाँ से उठा लिए आपको समझाने के लिए, ताकि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में पहुँचा सकूँ। आईटीआर 2 जो है वो है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए की, लेकिन जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है वो लोग ये फॉर्म भरते हैं। फिर आता है फॉर्म नंबर 3। ये कौन भरता है? ये भरते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आपकी इनकम प्रॉफिट या गेन हुआ है आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो आपको आईटीआर 3 भरना होता है। फिर आता है आपका आईटीआर नंबर 4, सुगम कहते हैं इसको हम लोग। ये कौन भरता है? ये भरते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म्स भरती हैं। एलएलपी हो गया, अदर देन एलएलपी नहीं भरते हैं। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD। मतलब आपकी जो इनकम है 50 लाख अप टू 50 लाख है, और आपकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हुई है, तो उस केस में आपको आईटीआर 4 भरना पड़ेगा, सुगम। उसके बाद आता है नेक्स्ट आईटीआर 5। ठीक है, ये कौन भरता है? अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी एंड पर्सन। आईटीआर जो 7 भरते हैं वो भी इसको फिर नहीं भर सकते आईटीआर 5 को। आईटीआर 6 कौन भरता है? फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। आईटीआर 7 कौन भरेगा? पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिटर्न अंडर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहज सुगम 2 ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सिंपल से टर्म बता रहा हूँ, आईटीआर 1 आईटीआर 4, सहज और सुगम ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो सारे के सारे ही। अब इनकम टैक्स में आजकल मैंने देखा है एग्जाम में सेक्शन पूछ लिए जाते हैं कौन सा सेक्शन किसके लिए है। So under section 2 and 3 of the Income Tax Act 1961, definition of important terms used in the act। तो गाइस देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे असेसी को कौन से सेक्शन में रखा गया है? सेक्शन 27। असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 29। प्रीवियस ईयर कौन सेक्शन कौन सा? सेक्शन 3। इनकम का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 224। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। देन इसके बाद पर्सन की बात करते सेक्शन 231 में बात की गई है। एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 21A में रखा गया है। तो ये जो टर्म है और इनके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होते हैं उनकी बात की गई है ना। ग्रॉस टोटल इनकम जो है सेक्शन 80B5 में रखा गया है। टोटल इनकम सेक्शन 245 में रखा गया है। तो इस तरीके से इनके सेक्शन भी आपको याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। IRDA मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है गाइज? मीन्स दैट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी मैनेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय सुपरवाइजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों को इस अच्छे से इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट सजेस्ट हाउ द रिलेशन आर डिजाइन बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक मैनेजर होगा, उसके अंदर टीम लीडर है या फिर एम्प्लॉय है, तो किस तरीके के उनके बीच में रिलेशन होगा, कितने लोग होंगे, वो सब कुछ स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? जहाँ पर पावर जो है एक बंदे के पास होती है, वही डिसीजन लेता है, सबको वही करना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर अलग अलग लोगों के हाथ में होती है, वो अपने एंड पे डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पर डिसीजन जो है किसी एंड पे भी लिया जा सकता है जिसको भी अथॉरिटी दी गई है। तो ये डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पावर बीच में है, जो ये बोलेंगे सबको वही मानना पड़ेगा, सबको वही करना पड़ेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? सब लोग अपने एंड पे डिसीजन ले सकते हैं कि अपने एंड पे वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया है, लोगों में बांट दिया गया है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो कुछ मार्केट फॉर्म्स होती है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। मार्केट स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं कंपनियां। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है जो कि काफी बड़ा शेयर होता है कंपनी का, उसके पास बैरियर टू एंट्री होता है।
हाई प्राइसेस रहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है इसके अंदर। ओलिगोपोली में कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ओलिगोपोली आ गई है, जैसे जियो बचा है, एयरटेल बचा है, वीआई बचा है, वोडाफोन आइडिया बचा है। तो इस तरह से कुछ कंपनियां, 2 3 4 कंपनियां हैं जो मार्केट को चला रहे हैं। सो फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं इसके अंदर, डोमिनेट करते हैं ये लोग। इंटरडिपेंडेंस होते हैं फर्म्स, अगर एक पैसा बढ़ाएगा तो सब पैसे बढ़ा देते हैं। सम बैरियर होता है इसमें, इस तरह की मार्केट में बैरियर तो होते ही हैं थोड़े बहुत एंट्री करने के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, सेवरल फर्म्स होती हैं विद ब्रांड लॉयलिटी। लो बैरियर्स टू एंट्री होता है, फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेस प्रॉफिट देन मोनोपोली। फिर और भी कब मार्केट होती हैं, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली होती है। मतलब कोलिजिव मतलब कि आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। अ फ्यू फर्म फिक्स प्राइसेस, मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सबने मिल करके, वीआई सबने मिल करके बात करके भाई काम करते हैं, मिनिमम प्राइस 150 रखेंगे हम अपने रिचार्ज का। तो ये कोलिजिव ओलिगोपोली, मतलब सबने मिल करके डिसाइड किया और वही प्राइस फिक्स कर दिया, ये कोलिजिव ओलिगोपोली है। और नॉन कोलिजिव कौन सी होती है? नॉन कोलिजिव का मतलब होता है कि जियो अपना अलग डिसीजन ले रही है, एयरटेल अलग डिसीजन ले रही है, वे अलग डिसीजन ले रही है, सब अब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, तो फिर वो नॉन कोलिजिव कहलाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जहाँ पर कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट में, मतलब सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सोसाइटी के भले के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वायरमेंट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सोसाइटी के भले के लिए। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना है इस टाइम पर इंडिया में? इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिनको 2% खर्च करना ही पड़ेगा ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 years एज पर CSIR पॉलिसी। तो अब जो है इंडिया में कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग 2% कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का, याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है। और ये जो नेट प्रॉफिट है 2%, वो कौन सा होता है? ओवर द प्रीसीडिंग 3 years, जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट रहा है कंपनी का, उसका एक एवरेज निकाल करके। जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज, आप कुछ थ्योरीज काफ़ी फेमस है, जैसे फेडरिक विंस्लो टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के दाता, मतलब पिता माने जाते हैं। हेनरी फ्यूल हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एल्टन मायो हो गए। हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, एल्टन मायो की बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी। तो ये थ्योरी के नाम आपको याद करने और याद करना है कि किसने बनाई है, क्योंकि इतना ही याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे इन्होंने, आप सभी को पता होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सब इसके अंदर आता है। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीन पे सामने आप सब लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। थ्योरी जो है, कुछ थ्योरी जैसे टेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूल मैनेजमेंट फंक्शन। गुलिक हो गया, फेलोड हो गया, एल्टन मायो हाउथॉर्न इफेक्ट, मैग्रेगर थ्योरी, एक्स थ्योरी वाई हो गया, एर्गिरिस हो गया, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन थ्योरी थी। तो थ्योरी के जो दाता हैं जिन्होंने बनाई है, उनके नाम से थ्योरी पूछ ली जाती है। बाकी उन्होंने नाम मेंशन कर दिए हैं सभी को। सिस्टम थ्योरी फाउंडेड बाय द बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टैलेनेफी, अजीब से नाम हो गए थे। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जो है डॉगलस मैग्रेगर ने बनाई है, हमने ऊपर देखा अभी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी इल्टन मायो ने बनाई थी। फ्रेड फ्लैडलर एंड अदर्स कंसीव्ड ऑफ द कंटिजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि मैनेजमेंट थ्योरी का नाम और किसने बनाया उसको, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो मैंने डाल दिया ये। जॉब एनालिसिस क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड डेटा, जैसे ड्यूटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज associated to a particular job. The data thus collected will be useful for preparing job description and job specification. तो यहाँ पर जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसको अब यूज़ किया जाएगा, किस में यूज़ किया जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन में एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में। इसलिए जॉब एनालिसिस का जो डेटा जो है दोनों में यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन 2 सेट ऑफ डेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस अच्छे से समझ लो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? लिस्ट ऑफ जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मशीन, इक्विपमेंट इन्वॉल्व, वर्किंग कंडीशन एंड हैजार्ड सराउंडिंग्स, अ जॉब एंड द लाइक। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? लिस्ट द ह्यूमन क्वालिटी, मतलब यहाँ पर ह्यूमन की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट की क्या क्या होनी चाहिए टू डू द जॉब,
देयरफॉर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए। अब देखो मैं सिंपल से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैनेजर है, पोस्ट का नाम मैनेजर है, मैनेजर क्या क्या करेगा वहां पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, अगर ये लिखा हुआ है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा कि मिस्टर ए कोई है, उसकी क्या एजुकेशन है, कौन सी डिग्री कर रखी, कहाँ से पढ़ाई कर रखी, कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो ये जॉब कर पाएगा। तो अगर आप ये एनालाइज कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप ये कर रहे हो तो जॉब स्पेसिफिकेशन है। सिंपल सा है, समझ में आ गया? कितना तो ईजी है यार, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जॉब, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस कहाँ पे यूज होता है? तो जॉब रिलेटेड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ जॉब एनालिसिस प्रोसेस आर यूजफुल इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हर जगह यूज हो सकता है जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे हम हर जगह चीजें बनाते हैं, काम करते हैं और उसी के बेसिस पे रिजल्ट ड्रॉ किए जाते हैं। अब देखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज की इस क्लास में, मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से पूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर सकूं जो कि एवरग्रीन वाले टॉपिक का है, बट फिर भी क्योंकि इतने कम टाइम में कैसे कोई 10 यूनिट्स पढ़ा सकता है, तो इसलिए अगर आप कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड पढ़ना चाहते हो, और सिंगल अटेम्प्ट में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कॉमर्स का, पेपर 1 का, दोनों का ही हम आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप प्लान कर सकते हो हमसे स्टडी करने का। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में एनटीए क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो आपके साथ। सो इसलिए ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनका थोड़ी स्टडी कर सकते हो। इन कोर्सेज के थ्रू किस तरीके से ज्वाइन करना है, आपको क्या कुछ मिलेगा कोर्स में, मैं आपको बता दूं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल 10 यूनिट्स, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, ताकि आप रिवीजन भी कर सके डाउनलोड करके। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ शेयर जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो लेक्चर को, और कोई ग्रुप में आप ऐड हो तो उस ग्रुप में भी आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।